बादशाहत बनाई, इन 150 सालों में यहाँ पर 12 राजा हुए। कितने लोग राजा बने? 12 राजा बने इन 150 सालों में। सबके सब कैसे थे? अयोग्य, निकम्मा, नाकारा, नाकाबिल, जो भी वर्ड सब इतिहासकारों द्वारा बोला गया है। एग्जाम्पल से जान लो। औरंगजेब मर गया, उसका बेटा मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजा बना, बादशाह बना। इतिहासकार खफी खान ने उन्हें संज्ञा दी शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर, कोई खबर ही नहीं रखती, अपने मस्त गड़बड़ हुआ। उसके बाद एक राजा बने जहांदार शाह। उनकी एक प्रेमिका थी लाल कुंवर, जो कहती थी वही मान लेते थे, सही गलत कुछ सोचते ही नहीं थे। इतिहासकारों ने उन्हें कहा लंपट मूर्ख शासक था। फिर एक राजा बना फर्रुखशियर, उसमें इतना दम ही नहीं था कि खुद राजा बन जाए, तो 2 लोगों के सहयोग से राजा बना। उन 2 लोगों को इतिहास में कहा जाता है सैयद बंधु, किंग मेकर, नृप निर्माता। 2 भाई थे, उन लोगों की मदद से फर्रुखशियर राजा बने। उन्हें इतिहास में कहा जाता है डरपोक, घृणित, कायर। फिर एक राजा बने मोहम्मद शाह, खाली नाचने गाने बिजी रहते थे। मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाने जाते थे। इतने रंगीन थे कि 1739 में नादिर शाह आया, जिस सिंहासन पे वो बैठते थे वही उठा ले गया। मयूर सिंहासन, जिसमें शाहजहां ने कोह ए नूर हीरा लगवा रखा था। पूछा गया सवाल है कि कौन सा मुगल राजा अंतिम था जो मयूर सिंहासन पे बैठा? सब किसी को पूछे सवाल है। क्या नाम था उनका? मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह के नाम से इतिहास में जाना। अब क्या होने लगा? डाउनफॉल होने लगा। अब क्या होने लगा? डाउनफॉल होने लगा। अंग्रेज आए जहांगीर के टाइम पे, क्या करते हैं? व्यापार करते। व्यापार करने में उनको रॉ मटेरियल यहाँ से खरीदना पड़ता था। रॉ मटेरियल के लिए एक लाइन में फिलहाल समझ लो कपास। कपड़ा बनाने के लिए कपास उनको क्या करना पड़ता था? खरीदना पड़ता था। तो उसमें क्या होगा? वो अपना मुद्रा देते होंगे। यहाँ पे क्या देते होंगे? अपना जो भी उनके देश की मुद्रा हो वो देते होंगे। अपने देश की मुद्रा देंगे तो कोई किसान लेगा? इसके लिए कागज का टुकड़ा है, नहीं समझ आए? वो यहाँ से कपास खरीद रहे हैं अगर, तो अगर वो कैसे खरीदेंगे? उनको गोल्ड देना पड़ेगा, गोल्ड एंड सिल्वर। क्यों? कहीं का भी आदमी समझ जाएगा कि गोल्ड इज अ प्रीशियस एलिमेंट। ठीक, सामान लेके चले, रास्ते रास्ते उनको क्या करना पड़ता था? चुंगी देना पड़ता था, टोल टैक्स समझ लो। मेन जो बड़े राजा होते थे उनके सामने खाली हाथ नहीं जा सकते थे, नजराना गिफ्ट लेके जाना पड़ता था। अब मुगल बादशाह को तो ससुआ गिफ्ट देंगे नहीं, ओप्पो का फोन तो देंगे नहीं, सबसे लेटेस्ट एप्पल का जो वर्जन हो वही जाके देना पड़ेगा। सीधी सी बात, महंगा ही नजराना नहीं। इन चीजों से हो क्या रहा था? एक लाइन में, इन चीजों से क्या होते हैं? इन चीजों से उन पर असर क्या हो रहा था? अंग्रेजों पे नुकसान। अपना गोल्ड देना पड़ रहा है, टैक्स रास्ते में देना पड़ रहा है, राजा को गिफ्ट देना पड़ रहा है। उसका उपाय क्या था? उसका क्या उपाय था उनके पास? वर्चस्व। उसका यही उनके पास। जब शासन में आ जाएंगे तो क्या यहाँ के किसानों को गोल्ड देना पड़ेगा, चुंगी देना पड़ेगा, गिफ्ट देना पड़ेगा? तो लेना पड़ेगा, तो उल्टा हो जाएगा। तो कहने का मतलब उनका
यहाँ से नुकसान हो रहा था जिसकी भरपाई शासन में आके ही वो कर सकते थे। इतना समझ आ रहा है? ये मिडिवल हिस्ट्री वाला पॉइंट है, लेकिन जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछ रखा है वो इसी से सॉल्व भी होगा। अब समझ आएगा। शुरुआत में कौन मिले? ये दोनों तो मिले नहीं, तीनों नहीं मिले, सॉरी ये तीनों तो मिले नहीं, लेकिन ये भी बड़े बड़े राजा, ये तीनों भी बड़े बड़े राजा। इनके टाइम में अगर ये अपने को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने देते या शिफ्ट करते तो क्या होता? दूध में बड़ी मक्खी की तरह फेंक दिए जाते। हुआ था एक बार, क्वेश्चन पूछा एग्जाम में। औरंगजेब के शासनकाल में अंग्रेज अधिकारी चाइल्ड नाम था उसका, पूरा नाम नहीं याद है मुझे, चाइल्ड नामक अंग्रेज अधिकारी ने हज यात्रा में जा रहे यात्रियों को परेशान किया। औरंगजेब बुलाया, कहा वापस चले जाओ, दोबारा इस तरह की तुम लोगों ने हरकत, क्योंकि औरंगजेब बहुत धर्म को मानने वाला राजा था, कहा कि अगर तुम लोगों ने दोबारा ऐसी कोई भी गलती कर दी तो तुम लोगों की खैर नहीं है। एग्जाम में पूछा हुआ जो सवाल है वो ये है, किस अंग्रेज ने हज यात्रियों को परेशान किया था? तो उस यात्री उस अंग्रेज अधिकारी का नाम है चाइल्ड। याद करने में हम भी ऐसे याद कर रखे हैं, बचकाना हरकत कर दी तो औरंगजेब क्या हो गया था? नाराज। बचकाना हरकत मतलब चाइल्ड, याद करने में आसान। ठीक, तो अंग्रेजों को पता था कि ये सब क्या है, बहुत बड़े वाले राजा है, इनके अगर इस टाइप का सोचेंगे भी तो मैटर गड़बड़ हो सकता है। तो क्या किया? वेट एंड वॉच। औरंगजेब मर गए तो क्या उस समय जो अंग्रेज होगा उसको ये पता होगा कि अगले 150 साल में ये जो 12 लोग आएंगे वो बड़े पावरफुल होंगे? हम लोग ना पीछे जाके इतिहास पढ़ रहे हैं, उनको लगा होगा फिर कोई आएगा मुगल बादशाह, लेकिन कौन आया? शाह ए बेखबर है। कौन आया? लंपट दूध खाए। कौन आया? घृणित कायर आए। कौन आया? रंगीला आया। तो धीरे धीरे ये जो बादशाहत बनी थी वो क्या होने लगी? डाउनफॉल होने लगे। तुरंत तो दिखता नहीं है, लेकिन समय के साथ साथ ये जब डाउनफॉल होने लगा, और 50 इयर्स एक लंबा टाइम होता है उस डाउनफॉल को देखने का। अंग्रेजों ने एक टेस्ट किया, उस टेस्ट का नाम प्लासी का युद्ध। सक्सेसफुल हो गए। अंग्रेजों ने एक और टेस्ट किया, बक्सर का युद्ध। सक्सेसफुल हो गए। अब आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर आ रहा है धीरे धीरे। ये बैकअप था, क्योंकि डायरेक्ट बताते तो हो सकता है थोड़ा कम समझ में आता। अब आंसर में आएगा 1665 रॉबर्ट क्लाइव क्या बन गया? बंगाल का फर्स्ट गवर्नर बन गया। शासन में आ गया ना? शासन में आ गया ना? और उसने क्या लागू किया? वैध शासन। क्या था वैध शासन? ये शासन कोई और करेगा, राजस्व कोई और वसूलेगा। राजस्व अंग्रेज वसूलेंगे और व्यवस्था संभालने का काम बंगाल के नवाब साहब संभालेंगे। तो उसी को यहाँ पे वैध शासन कहा गया। वैध शासन का कई बार जिक्र है, 1919 के अधिनियम में भी जिक्र है। वहाँ दूसरा है, वहाँ वो कंसेप्ट दूसरा है, यहाँ दूसरा है। क्या है? ये क्या है? ये क्या चीज है? कंपनी के कार्य को रेगुलेट करना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये प्रूफ कर दिया कि हम यहाँ व्यापार के अलावा अब शासन कर सकते हैं। ये प्रूफ हो गया।
ये 2 टेस्ट किए और उसके बाद वो यहाँ पर शासन करना, कहाँ पे? बंगाल। बंगाल पर वो शासन करना स्टार्ट कर दिए। कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव। और उसके बाद 1773 में कंपनी के शासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भेजा गया पहला दस्तावेज आया, जिसको इतिहास में हम क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए अब पुराने चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या था? या तो गायब है या लिख देते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। अब बताने की कोशिश कीजिए आंसर। हमने लगभग ब्रीफ कर दिया उसको, अब बताने की कोशिश कीजिए उसको। औद्योगिक क्रांति और भारत में राजनैतिक व्यवस्था, कोशिश कीजिए। इस पर आपको आंसर लिखना है। औद्योगिक क्रांति मतलब कहीं ना कहीं मुगल शासन उनके पास क्वेश्चन लिखो, इसको 10 लाइन में लिख के दिखाओ। देखिए, औद्योगिक क्रांति का भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? पाँच से 10 मिनट का टाइम, 10 लाइन मान के चलो, 100 शब्द में लिखना है। 100 शब्द आपको लिखना है। चल रहा है कैमरा, इसको बंद करो। क्लास में चलने दीजिए। भारतीय राजनीति में औद्योगिक क्रांति द्वारा क्या प्रभाव? औद्योगिक क्रांति का भारतीय राजनीतिक व्यवस्था या क्या क्वेश्चन? राजनीतिक व्यवस्था पर क्या क्या इसमें आपको मान लो 100 वर्ड में लिखना है। हमने बोल दिया था 10 लाइन में लिखना है, या हमने बोल दिया था 10 मिनट में लिखना है। तो शुरू के मान के चलो 2 मिनट में आपको क्या लिखना था? शुरू की 2 लाइन में आपको थोड़ा सा औद्योगिक क्रांति को बता देना है, मतलब शॉर्टकट में। औद्योगिक क्रांति आंसर में, क्वेश्चन में है, तो औद्योगिक क्रांति का आपको क्या करना है? परिचय देना है। समझ लो, 10 में 3 लाइन में आप समझ लो। अगर लिख रहे हो तो क्या परिचय देना है? इधर नहीं है, पीछे वाले उसमें था, कैफी मिक्स हो गया, वैसे बता दे रहे हैं कि यूरोप महाद्वीप में पुनर्जागरण के आ जाने से अनेक यंत्र या मशीनें बनने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ उद्योग स्थापित होने लगे और उद्योगों को कच्चा माल और बाजार की तलाश थी, जिसके लिए इसी पूरी घटना को क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति, जिसके लिए वो विभिन्न देशों में गए, जिनमें से भारत में भी है। ठीक, औद्योगिक क्रांति बताया और उसको कहाँ ले आए? दुनिया भर में हर जगह गया। उससे हमें यहाँ नहीं मतलब है, क्वेश्चन में जो है उससे हमें मतलब है वो इंडिया में भी आए। इंडिया में आए, इंडिया में अंग्रेज जब आए तो इंडिया में क्या चल रहा था? मेन बड़ा वाला मुगल साम्राज्य था। इस दौर में अंग्रेज सिर्फ व्यापार करते रहे, जिसमें उनको तमाम तरह की चुनौतियां, नुकसान, या इसको शॉर्ट में लिख दो, हो रहा था। उनका मुख्य उद्देश्य हो गया लाभ कमाना, जो वो कैसे कर सकते थे? शासक बन के, शासन करके। लेकिन ये उस समय संभव नहीं था। औरंगजेब के मर जाने पर, औरंगजेब की मृत्यु हो जाने पर
उत्तर मुगल काल में अयोग्य शासक आए जिसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया और 2 लड़ाइयाँ, इसका कौन किससे लड़ा वो सब नहीं, ये सब नहीं चाहिए अपने को। 2 लड़ाइयाँ हुई प्लासी बक्सर का युद्ध, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज भारत पर बंगाल से शासन कुछ आवाज अंग्रेज यहाँ पर क्या करने लगे, शासन करने लगे। आप ये जिक्र कर सकते हो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बन गया। ये भी जिक्र में डाल सकते हो कैसा शासन उसने लाया, द्वैत शासन, इसका डिटेल नहीं जानते हो कोई बात, द्वैत शासन लाया। और 1773 से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसा शासन ला दिया, लिखित। अब आप उसको ऐसे कह सकते हो, इंडिया में एक वर्ड होता है संविधान। संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 से आ गया, वो एक अलग इशू है। लेकिन हम यहाँ जो बताना है कि एक संविधान में आप टॉपिक पढ़े होंगे या पढ़ते हैं, भारत का संवैधानिक इतिहास क्या पढ़ते हो उसमें, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1793, 1813, 1833, 1853 के चार्टर एक्ट, फिर 1857 की क्रांति हो गई। इसके बाद 1858 से 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, ये आपके आंसर में नहीं लिखना है, ये हम कुछ बता रहे हैं। 1892, 1909 मार्ले मिंटो सुधार, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1935 भारत शासन अधिनियम और 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो ये क्या हो गया, उसके पहले तक इंडिया में, इसके पहले तक कैसी शासन व्यवस्था थी, राजतंत्र था। अब चाहे बड़ा वाला राजा हो, चाहे छोटा वाला राजा हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे अशोक हो, सब क्या थे, राजा थे। तो उसके पहले तक राजतंत्र था। तो अंग्रेजों के इस औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में कैसी व्यवस्था आ गई, लिखित दस्तावेज, राजतंत्र क्या होने लगा, अब जाने लगा, अचानक तो कुछ जाता नहीं है। लिखित दस्तावेजों के माध्यम से भारत में शासन करने की एक नई परंपरा की शुरुआत हो गई। मतलब राजतंत्र का एक क्या आ गया, विकल्प आ गया, जिसमें उसके पहले क्या कुछ था, लिखित दस्तावेज। अब चाहे बादशाह बोल दे रहे थे, चाहे सुल्तान बोल दे रहे थे, चाहे सम्राट बोल दे रहे थे, तो सब क्या कहलाता है, एक वर्ड में राजतंत्र ही कहलाता है। तो राजतंत्र की जगह एक लिखित दस्तावेजों के माध्यम से शासन करने की इंडिया में व्यवस्था आ गई। तो औद्योगिक क्रांति की वजह से वो यहाँ आए, व्यापार करने, नुकसान हो रहा था, कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि बड़े वाले राजा उत्तर मुगल काल में जब उनको मौका मिला तब उन लोगों ने उस मौके का फायदा उठाया और उसके बाद से वो यहाँ शासन करने लगे। और यहाँ से तो फिर क्या हो गए, विधिवत रूप से शासन करना शुरू कर दिया। ये लिखना, ठीक, ये हमने उसको क्या कर दिया, एक फ्रेम में आपको बता दिया। इसी क्वेश्चन को अब आपको क्या करना है, घर से फिर लिखना है। 10 लाइन में ना हो, 15 लाइन में हो, 20 लाइन में हो। शुरू में क्या है, ए लिखते थे तो छोटा ए थोड़ी लिखते थे, तो बड़ा सा एक पेज पे लिखते थे। कहने का मतलब है आप 10 लाइन की कोई लिमिट नहीं है, जितने में आपको लगता है कि हाँ हमने अपनी बात कह दी। अब वो चाहे 100 शब्द लगे, चाहे 150 शब्द लगे, लिखना इसी अराउंड में। बात समझ में आ गई। औद्योगिक क्रांति का जिक्र करना है, उनको इंडिया लाना है। इंडिया में वो क्या कर नहीं पा रहे थे, मौका मिला तो वो करने लगे। अब आपको इसमें ये सब नहीं भरना है कि प्लासी का युद्ध इससे लड़ा, उससे लड़ा, इतने मरे, इस तारीख को हुआ, ये सब नहीं भरना है। वो क्या है, केवल प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध का जिक्र करते हुए आगे बढ़ जाना। क्वेश्चन बड़ा है, 250-300 शब्द में लिखना है, तो आप क्या कर सकते हो, तब इसका एक्सपेंशन कर सकते हो, तब इसका एक्सपेंशन कर सकते हो, तब इन लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा क्या कर सकते हो, ब्रीफ कर सकते हो।
क्वेश्चन छोटा है तो आपको क्या करना है, इसको केवल जिक्र में डालते हुए लिखना है। कहने का मतलब उसी क्वेश्चन को आप कोशिश करो छोटे से छोटे में कैसे अपनी बात कह दो, उसी क्वेश्चन को फिर लिखो और बड़े से बड़े में लिखो। तो किसी भी चीज को जब आप छोटा बड़ा करना सीख जाओगे तब कब सीख जाओगे, जब उसमें आप महारत पकड़ बना लोगे तो आप क्या हो जाओगे, किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट, किसी भी क्वेश्चन का लॉन्ग कर पाओगे। ठीक, डाटा वही रहेगा, उसी में क्या है कि इसमें थोड़ा सा ये बता देना रहेगा, चाहे ये बता देना रहेगा इधर का, जैसे उन्होंने किसी ने बताया था इधर के राजाओं का एग्जाम्पल एक आध का दे लो। ठीक, इस तरह से करना है। तो इसको आप घर पे 1 से 2 बार, एक बार छोटा क्वेश्चन के रूप में लिखो, मतलब 50 वर्ड में लिखने की कोशिश करो, एक बार कोशिश करो इसको बड़े वर्जन में। तो एक ही चीज को छोटा बड़ा करके जब लिखना सीखोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा, आपको और अच्छे से आ जाएगा। ठीक, हाँ कुछ आप पूछ रहे थे, हाँ कुछ आपने सवाल पूछा। छोटे सवाल होते हैं, इससे 100 शब्दों में 150 शब्दों में, हाँ। लेकिन शुरुआत में 3-4 लाइन लिखी अभी आप बताएं कैसे शुरुआत करेंगे। हाँ वो वही तो बताया मैंने आपको कि अब वो देखिए, कोई भी क्वेश्चन है अगर वो छोटा है तो उसमें शुरू में उसका क्या कर लीजिए, शॉर्ट में एकदम परिचय दे लीजिए। बहुत कम लिमिट वाला है, लग रहा है बहुत मटेरियल है तो परिचय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 वर्ड का मान लो है तो बहुत ज़्यादा होता नहीं, एक लाइन में औसतन 6 से 8 वर्ड, सबका अलग अलग कैपेसिटी होता है, 6 से 8 वर्ड लिखते हैं तो 10 से 12 लाइन। तो अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें आप क्या करो, शुरुआत में कोई उसकी परिचय और मत करो, तो परिचय में 2 लाइन चला जाए, सीधे आंसर पे आ जाओ। लेकिन लग रहा है कि मटेरियल कम में भी समझा सकते हो तो 1-2 लाइन में उसको शॉर्ट में डिफाइन करो, तब उसको ये चीज क्वेश्चन में जैसे क्या पूछा जा रहा है, जैसे मैक्सिमम लोगों का यही नहीं हो पाया था कि आपको औद्योगिक क्रांति को लिखना था ही नहीं, केवल उसको क्या करना था, टच करके आपको क्या ला देना था कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या चल रहा है। ठीक, तो इसको आप घर से करके देखें। चलिए अब हम टाइम है, अब इसको हम पढ़ाते कैसे हैं पहले उसको जानिए। मान लो हमने लिख दिया पुनर्जागरण, ठीक, पुनर्जागरण हमने लिख दिया, इसको हम समझाएंगे जैसे समझा चुके, फिर उसको हम आपको उसकी कोई कहानी नहीं लिखवाएंगे, कहानी हम समझाने में लेके जाए, उसमें हम आपको समझ लीजिए पॉइंटर लिखवाएंगे। ठीक, उस पॉइंटर को कैसे एक्सटेंड करना है वो हम आपको वहां पर क्या करेंगे, समझा देंगे। ठीक, कह देंगे ये पॉइंटर है, इसमें आपको ये लिखना है, तो आपको उससे 2 लाइन क्या कर देना होगा, छोड़ देना होगा। कहेंगे ये जो पॉइंटर है ये सफिशिएंट है, इसमें कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो उसको आप उतने पे ही छोड़ देना। पॉइंटर फॉर्मेट में जब आ जाएगा तब उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पुराने एग्जामों में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपसे पुट अप करेंगे। उन क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री में क्लासों की संख्या कम होती है तो हमेशा आपका क्वेश्चन चेक कर पाना, क्योंकि 20-25 की स्ट्रेंथ भी है, सबका आंसर 2-2 मिनट ही चेक करेंगे तो 50 मिनट लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा समझ, तो सबका आंसर नहीं चेक हो सकता है। लेकिन फिर भी हम जो भी क्वेश्चन देंगे उसको ब्रीफ भी कर देंगे, प्लस आप उसको घर से भी लिख के लाओ, और यहाँ पर भी अगर कोई टाइम रहेगा तो उसको भी लिखवाएंगे, क्योंकि ये कम क्लासों का ये शेड्यूल रहता है बेसिक टाइम। ठीक, तो इसमें आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि कंसेप्ट आपको बताएंगे, और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा फैक्ट आएगा, बिना फैक्ट के आप कोई स्टोरी जनरेट नहीं कर पाओगे, लेकिन फैक्ट का अमाउंट तुलनात्मक रूप में कम रहता है।
जैसे इंडियन हिस्ट्री हो गया, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक हो गया, उसमें फैक्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे समझो, केवल अकबर को हमें अगर पढ़ना पड़ जाए तो 2 लेक्चर लग जाते हैं खड़े अकबर को पढ़ने, और भी बाकी भी राजा तो टाइम लगता है। लेकिन यहाँ क्या है, बड़े फेमस नाम मार्टिन लूथर, 5 मिनट या 10 मिनट मैक्सिमम उनके बारे में जो हमें अपने काम लायक जानना था वो हो जाएगा। तो फैक्ट यहाँ भी जानना रहेगा, लेकिन यहाँ फैक्ट से ज़्यादा आपको उसका कंसेप्ट जानना रहेगा, और सबसे ज़्यादा जो जानना रहेगा या करना रहेगा वो उसको एक सूत्र में पिरोना या उसको आंसर फॉर्मेट में डालना रहेगा। और ये काम तो हम ही करेंगे आपके लिए, लेकिन ये काम आपको क्या करना है, शुरू में ही बता दिया, प्रैक्टिस में रखना है, तभी ये काम में आप पारंगत हो पाएंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है मेंस में ही रहेगा आपके लिए, तो इसलिए आपको इस काम को करते रहना। ठीक, ये क्लियर हो गया कि इसको हम कोई भी टॉपिक रहेगा उसको पहले समझा दिया करेंगे, उसके पॉइंटर्स लिखवा देंगे, उसकी कहानी वहानी नहीं लिखनी रहेगी, उसके पॉइंटर्स लिख लेंगे। उन्हीं पॉइंटर्स के बेस पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन पुट करेंगे, और आपको समझ में आएगा किसमें किसको बढ़ाना है, किसमें किसको घटाना है। या ये जो पॉइंटर है, जैसे मान लो पुनर्जागरण का कारण, पुनर्जागरण का प्रभाव, और पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन क्या हो गए। अब ऐसे समझ लो, पुनर्जागरण का कारण, पुनर्जागरण में हुआ क्या, पुनर्जागरण में हुए ऐसे कह लो परिवर्तन, और फिर पुनर्जागरण का प्रभाव। ध्यान में रखिएगा, यहाँ एक और चीज आपको समझा दें, प्रभाव 3 तरह से हम मेंशन कर रहे हैं। एक तत्कालीन, ठीक, उस समय जो हुआ क्या इफेक्ट पड़ा। दूसरा प्रभाव एक क्वेश्चन से समझाई दिया आपको, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। और तीसरा क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझाई। ठीक, कह लो औद्योगिक क्रांति हुई, उस समय की बात है, लेकिन औद्योगिक क्रांति का अभी क्या इफेक्ट पड़ रहा है जरा बताइए। अभी एट अ टाइम 2025 में, 24 में, 20 में औद्योगिक क्रांति क्या थी, जान लिए, थोड़ा सा जान लिए। अब सवाल ये पूछा हुआ एग्जाम में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन करंट या वर्तमान करंट वर्ल्ड। बताइए हिंदी में, औद्योगिक क्रांति और उसका वर्तमान विश्व पर पड़ने वाला प्रभाव बताओ। वैश्वीकरण जैसे बढ़ा है, वैश्वीकरण जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ है, क्योंकि एक देश से जो कोई चीज़ अगर उत्पादन होता है दूसरे देश, तो उससे ठीक है, उनके बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं। ठीक, और बताइए, सही बताइए। जैसे ये हो गया, मान लो बड़ा क्वेश्चन हो गया, और क्या प्रभाव पड़ा। उत्पादन बढ़ा, वस्तुओं का उत्पादन बढ़ गया, ठीक, और सर इनकम सोर्स भी बढ़ा, इनकम आर्थिक रूप से, आर्थिक सोर्स पर प्रभाव पड़ा। लेकिन आर्थिक तो उस समय भी लोग कमा रहे होंगे, अभी भी कमा रहे हैं, लेकिन सवाल करंट सिनेरियो। कहने का मतलब आप जो बोल रहे हैं लोगों की आय होने लगी होगी, ठीक बात, उस समय भी हो रही हो, आज भी हो रही। पूछा अभी तक सर, उस समय जैसे औद्योगिक क्रांति का केंद्र इंग्लैंड था, उसी तरह इस समय अमेरिका
अमेरिका, एशिया, अमेरिका है, चीन, भारत उसमें है। हाँ, ठीक तो है। जिस तरह उस समय इंग्लैंड का प्रभाव पूरे विश्व पे था, हाँ। इस समय हम देख सकते हैं अमेरिका चीन उसी का, भूमिका की अमेरिका का, तरह चीन का, पूरे हाँ, ठीक इस है। पे प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, सही बताया। और बताइए। जैसे सर उसी को देखते हुए इस प्रकार एक चाइना एक एक सेकंड, इसी क्वेश्चन को, इफेक्ट को हम और थोड़ा क्वेश्चन और अच्छा हो जाएगा, आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। इफेक्ट पॉजिटिव भी बताना है, नेगेटिव भी बताना है। हाँ, अब बोलिए। जैसे चाइना जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज में या मतलब बहुत सारे देश जो है अपने लिए जो है उसी के समान जिस तरह औद्योगिक क्रांति हुई थी, हाँ। उसी के समान आज भी जो है कच्चे माल का अपना, वो कर रहे हैं। साम्राज्य विस्तार में या अपने जो है, उपनिवेश। उपनिवेश स्थापित कर रहे हैं। तो ये क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव जो कर रहा है देखिए, उपनिवेशवाद, देखिए हमने बोला था कई बड़े बड़े वर्ड आते हैं। उपनिवेशवाद आता है, नाजीवाद, फासीवाद बाद में आएगा, उपनिवेशवाद का रिजल्ट। उपनिवेशवाद ये क्या है? व्हाट इज उपनिवेशवाद? किसी देश का दूसरे की देश पे कब्जा करना, उसके संसाधन आर्थिक संसाधनों की बढ़ोतरी के लिए किसी देश के शासन पर या किसी देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर देना इज इक्वल टू कॉलोनिज्म या उपनिवेशवाद के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक, तो उपनिवेशवाद जो देश फैला रहा है उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन जिस देश में जाकर उपनिवेश बना रहा है, जैसे ब्रिटेन के लिए उपनिवेश अच्छा था, हमारे लिए वो क्या था, आर्थिक शोषण। उपनिवेशवाद ऐसे होता है। पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट में समझो कि पहले के टाइम पे हमें वस्तुओं के लिए लंबी लंबी वेटिंग होती थी, लेकिन वर्तमान समय में क्या है, उत्पादन औद्योगिक मशीनों के वजह से हमें चीजें फटाफट मिलती चली जा रही हैं। ऐसे समझ लो, पहले के समय में बाइक निर्माता कंपनी थी, इंडिया की बात बता रहे हैं, या तो बुलेट या तो राज की, ठीक, हीरो होंडा होंडा या सब कोई गाड़ी। आपको गाड़ी खरीदनी है, पैसा जमा करो, 6 महीना साल भर बाद आपका नंबर आएगा, आपको गाड़ी मिलेगी। अभी क्या है, पैसा है आपके पास, हैंड टू हैंड, गए गाड़ी खरीद के चले जाओ। हाँ, वो एक और अलग बात है। हाँ, वो भी है। हमारे घर जब लैंडलाइन फोन लगा था, 3000 रुपया जमा हुआ था, और साल के अंत में 1 साल बाद कनेक्शन मिला। अब क्या है, तुरंत जाओ, एक्टिवेटेड सिम लेके चले आओ, मोबाइल में लगाओ, 20 मिनट में। समझ में आ रहा है? 1984 में हमारे घर में टीवी आई थी, इतनी बड़ी सी स्क्रीन था उसका, इतना बड़ा सा, दिखता क्या था, काला सफेद, वो भी कैसा, झिलमिलाता हुआ, एंटीना हिला, कहानी खराब। आज के समय में क्या है, 10-15 हज़ार, अब मोबाइल में तो एक अलग बात, 10-15 हज़ार में आप जो है अच्छी खासी कलर वाली टीवी जो तमाम सारे आपको सुविधाओं से लैस मिल जाएगी। तो औद्योगिक क्रांति होने से जो आबादी बढ़ रही थी, उसकी जो मांग है वो हम क्या कर पा रहे हैं, पूरी कर पा रहे हैं। पूरी कर पा रहे हैं। बहुत एग्जाम्पल से आप उसको भर सकते हो क्वेश्चन के। अब ये सेकंड साइड पर अभी मैंने बताया, नॉर्मन बोरलॉग भूखमरी रहती थी दुनिया भर में, उन्होंने ऐसा कर दिया ताकि क्या हो गया, कृषि उत्पादन बढ़ गया। पॉजिटिव इफेक्ट बहुत सारा आ जाएगा। अब इसकी जरा बात करो। कुटीर उद्योग नष्ट हो गया, कुटीर उद्योग जो है वो नष्ट हो गया, औद्योगिक क्रांति से छोटे ग्रामीण या कुटीर उद्योग नष्ट हो गए, नेगेटिव इफेक्ट। और बताओ, इससे उनकी आय पे भी प्रभाव पड़ा, संसाधनों में भी जो कुटीर उद्योग। हाँ, वो तो उसके आप अंदर चलेगा। और दूसरा कुछ, और सर जो धन का संकीर्णीकरण है वो कुछ लोगों के पास होने लगा, धन का संकीर्ण एक लोगों के पास होने लगा, सही। और जो सो राजनीति में था, वो जनता को ना पैसे को ज्यादा सारी जैसे देशों का भी मतलब मान सकते हैं इससे। एक वर्ड आप लोग नहीं बोल रहे हैं, वो बहुत बड़ा वाला नेगेटिव इफेक्ट के रूप में है, उसको कहते हैं प्रदूषण। जी सर, प्रदूषण।
प्रदूषण, सबसे बड़ा प्रभाव। तमाम सारी विषाक्त गैसों का उत्पन्न होना, ग्लोबल वार्मिंग का होना, ओजोन परत में छिद्र का होना, इस तरह की तमाम सारी प्रॉब्लम्स आज के समय में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं इस वर्ड को जरूर उठा दिया जाता है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ करता था, उसमें एक वर्ड को उठा दिया जाता था, आतंकवाद, जी सर। कंपलसरी वर्ड के रूप में था। लेकिन 2016 पेरिस सम्मेलन हुआ, उसके बाद से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय बड़ा सम्मेलन हो रहा है उसमें पॉल्यूशन का कहीं ना कहीं जिक्र होता रहता है। बहुत सारे ऐसी जगह, दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड राजधानी है हमारी दिल्ली, ठीक, वहाँ का अभी कुछ दिन पहले आप देख ही रहे होंगे AQI इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स 300, 400, 450। नॉर्मल जीवन के लिए AQI इंडेक्स 100 से कम होना चाहिए। 100 से कम, 80 से कम होना चाहिए, और 400 में वहाँ पर लोग क्या हो रहे थे, जी रहे थे। तो कहने का मतलब पॉल्यूशन इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो उस समय हुआ, संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन हुआ, जो हमारे पास खनिज थे, ईंधन था, उसका बड़े पैमाने पर दोहन हुआ, जिसका आज बैड इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसको हम लोग पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो ये बात समझना है। कोई भी क्वेश्चन होगा उसका कुछ ना कुछ टॉपिक होगा, उसका कुछ ना कुछ कारण होगा, उसकी वजह से उस समय उसमें उस जगह पर परिवर्तन होगा। ईसाई धर्म में कैथोलिक की जगह एक नया कंसेप्ट आ गया, प्रोटेस्टेंट आ गया, नया चीज हो गया, उसका इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा? ईसाई धर्म में सुधार होगा, चर्च में या तो 2 चर्च हो जाएंगे या एक ही चर्च में दोनों रहेंगे, या जो पोप है या इस तरह की उनकी जो समझ लो तानाशाही थी, उनका जो वर्चस्व था वो क्या होने लगा, समाप्त होने लगा। तो उस वजह से वो सब उसका क्या हो गया, परिवर्तन आए, और उसका क्या हुआ, इफेक्ट पड़ा लोगों में, असहिष्णुता की भावना जग गई। असहिष्णुता मतलब 30 साल की लड़ाई, आपस में क्या हो गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हमेशा अगेंस्ट में हो गए। उस समय ये प्रभाव पड़ा। इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ा, वर्ल्ड के वर्तमान में क्या प्रभाव पड़ा, तो हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं बने, लेकिन हमने एक उसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से समझा दिया। तो कहने का ये मतलब है उस पॉइंटर में आपको ये सारी चीजें लगभग मिलेंगी। और एक और चीज जानो, इस टॉपिक के जो क्वेश्चन होते हैं तीनों कैटेगरी में आ जाते हैं। 3 कैटेगरी में कैसे आते हैं, अब वो समझिए। एक होता है स्ट्रेट, सीधा सवाल, सीधा सवाल मतलब औद्योगिक क्रांति किसे कहा जाता है, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, बतलाओ। मतलब जो जान रहे हो बतला दो। पुनर्जागरण किसे कहा जाता है, बतलाओ, वो सीधा सवाल। दूसरा, 2 या 3 कंसेप्ट को आपस में मिलाकर क्वेश्चन बनेगा। हम लोग कर ही लिए। औद्योगिक क्रांति और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ा, 2 अलग अलग चीजें आपस में क्या हुआ, मिक्स करके क्वेश्चन बनेगा। तीसरा, यहां समझाए, वो कंसेप्ट एंड प्लस करंट इशू, कैसे समझो। रिसोर्सेज जैसे कंजर्वेशन है, तो जैसे इससे जोड़ा जा सकता है। कैसे? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से रिसोर्सेज कंजर्वेशन, वर्तमान समय में रिसोर्सेज कंजर्वेशन की जैसे की जरूरत है। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से जो रिसोर्सेज हैं हमारे बहुत तेजी से खपत हो रहे हैं। जितना भी आपका कोयला, पेट्रोल या ये सब चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी, 100 से 150 साल में गायब हो जाएंगी।
तो वो भी अपने आप में निगेटिव इफेक्ट के रूप में एक कंसेप्ट आता है, उसको हम लोग इन्वायरमेंट में पढ़ा करते हैं और भी चीज़ों में लागू होता है। उसको कहा जाता है धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों को बचाए रखें। वर्तमान पीढ़ी की जो नीड्स है उसको भी पूरा करें और आगे के समय के लिए भी क्या करें, उसको ध्यान में रखें। हाँ, कुछ समय पहले टीवी पर एक ऐड आता था, एक बच्चा अपने पिताजी के साथ कार से स्कूल जा रहा था। रेड लाइट पर पिताजी ने कार बंद नहीं की, उस बच्चे ने अपने ऐड आता था, टीवी पे ऐड आता था उसका, देखियो, पिता से कहा कि पापा पापा मैं बड़ा होकर जो है पंचर की दुकान खोलूंगा। पिता गए कार से इसको स्कूल ले जा रहे हैं और इसकी सोच कहाँ जा रही है, पंचर की दुकान खोलने की। उनको आश्चर्य हुआ, उन्होंने पूछा ये क्या, क्यों? क्या जिस रफ्तार से आप लोग जो है रेड लाइट पर गाड़ी ऑन कर रखे हैं, पेट्रोल जला रहे हैं, कुछ समय बाद पेट्रोल हो जाएगा खत्म, लोग फिर से क्या होंगे, साइकिल पे चलेंगे, साइकिल पंचर होगी तो मैं दुकान खोलूंगा, चलिए। समझे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है आपके पास उसका यूज कीजिए, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को अब ये नहीं कि लकड़ी का फर्नीचर बहुत अच्छा लग रहा है, साहब पेड़ कटवा दिए, पता चला अपने तो जीवन बिता लिए, अब बच्चे को जो है पीठ में ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ घूमना पड़ रहा है। बात समझा रहे? ये क्या बता रहे थे आप? तो करेंट किसी सिचुएशन के साथ, कंसेप्ट रहेगा पुराना, उसको किसी करंट सिचुएशन के साथ जोड़ दिया जाए। फॉर एग्जांपल रूस और यूक्रेन वॉर चल रहा है, 1-1.5 साल हो गया चल रहा है। वर्तमान में चल रहा रूस और यूक्रेन वॉर के इतिहास को या उसके ऐतिहासिक कारणों को ढूंढिए। तो ये क्या है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। 1990-91 में एक संघ हुआ करता था जिसको कहा जाता था यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन कंट्रीज। यूरोप के 17 या उसी के आसपास देशों का एक ग्रुप था जिसको यूएसएसआर कहा जाता था। उनमें कुछ मामलों में सहमति थी, कुछ में असहमति थी, इस कारण से उनमें आपस में लड़ाइयाँ होने लगी और 1991 में यूएसएसआर नामक संघ क्या हो गया, टूट गया। उस संघ का सबसे बड़ा भाई या सबसे बड़ा पार्ट कौन था? रूस था, और उसका बाकी देशों पर दबदबा, उस दबदबे को यूक्रेन स्वीकार नहीं करता था, शुरू में भी नहीं करता था, अब भी नहीं करता था। उसी दबदबे को फिर से मेंटेन करने के लिए क्या हो गया, रशिया ने यूक्रेन पर वार। ठीक, कहने का मतलब लड़ाई अभी की चल रही 1.5 साल की, लेकिन कब से उठाएगा उसको? 90-91 में क्या हुआ था? व्हाट वाज यूएसएसआर, क्यों वो हुआ, क्या उनके बीच में वैमनस्य स्थापित हुआ, तो वहां से उसको लेके आएगा। तो क्या ऐसा क्वेश्चन हो गया, वो टफ हो गया। ठीक, तो इसमें 3 तरह के, एक तो एकदम सिंपल आपको दिखेगा, सीधा सवाल, कंसेप्ट पूछेगा, कारण प्रभाव क्यों हुआ ऐसा करके पूछ लेगा। 2 या 2 से अधिक कंसेप्ट को मिला के पूछ लेगा, या तीसरे वैरायटी का सवाल उसको किसी करेंट सिचुएशन से जोड़कर, विभिन्न देशों का G8 सम्मेलन, G20 सम्मेलन हुआ, उसमें कही गई बातों को हम पुनर्जागरण से कैसे जोड़ सकते हैं। पुनर्जागरण में भी तो क्या हो रहे थे, एक्टिव हो रहे थे ना, पुनर्जागरण मतलब जागरूक हो रहे थे। और G20 के सम्मेलन में भी मिलके हमने क्या किया, अच्छा ये काम कम करना है, इसको बढ़ाना है, ये सब किया। ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको क्या याद होना चाहिए, करेंट अफेयर्स भी पकड़ होनी चाहिए, और वर्ल्ड हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो तो आपके पास होना ही चाहिए, तब मिला हुआ आंसर आपका। और आंसर लिखने का हमने तरीका बता ही दिया, घर आप अपने प्रैक्टिस करते रहिए, तभी ये क्वेश्चन आपके क्या हो पाएंगे, हल हो पाएंगे। ये आसान होता है, हम पढ़ा देंगे, ये आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि जो पॉइंटर लिखवाएंगे हम, अब आज की क्लास में तो नहीं, कल से जो इसके पॉइंटर्स हम लिखवाएंगे मान लो, तो उससे सीधा वाला सवाल तो आप कर लो,
दूसरा कोई कंसेप्ट पढ़ाएंगे, उसका पॉइंटर और इसका पॉइंटर मिला के ये सवाल भी कर लोगे, लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा, इसका दोनों का मिलान और पूछ क्या जा रहा है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, क्वेश्चन में एक और चीज होती है, आप कभी देखे होंगे, पूरे क्वेश्चन की एक पूंछ होती है, टेल, व्याख्या करो, समीक्षा करो, आलोचना करो, समालोचना करो, विवरण बताओ, ये हाँ मूल्यांकन करो, ये सब क्या है, क्वेश्चन की टेल है। टेल भी बहुत पकड़ना जरूरी होता है। क्यों? आपको पता है औद्योगिक क्रांति आप पढ़ चुके हैं, लेकिन पूछ लिया औद्योगिक क्रांति की आपको आलोचना लिखना है, टेल में लिख दिया औद्योगिक क्रांति की आप आलोचना लिखी, और आप भर भर के औद्योगिक क्रांति लिख के चले आए, उसकी आलोचना पर आपने ध्यान ही नहीं दिया, और आप क्या लिख के चले आए, औद्योगिक क्रांति की व्याख्या लिख के चले आए। तो क्या हुआ क्वेश्चन, आप कहोगे पूरा क्वेश्चन तो हम सही लिख के आए, लिख के आने से मतलब नहीं है, जो पूछा गया वो लिख के आए हो कि नहीं, ये मायने रखता है ना, बात समझ आ रही। तो उसकी क्वेश्चन की जो पूछ होती है, टेल को भी ध्यान में रखना है। 4 ही 5 तरह की टेल होती है, व्याख्या करो, विवरण दो, ये तो एक ही हो गया। आलोचना करो मतलब उसके निगेटिव को ज्यादा गिराना, समालोचना करो मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों को आपको बताना है, समीक्षा करो मतलब उसकी, ऐसे कह लो उसको, समीक्षा करने का मतलब उसको टाइट फिटिंग में एनालिसिस करो, ये हुआ तो इसका ऐसे अच्छा हुआ, ये हुआ, उसको क्या करना है, एनालिसिस करना है अच्छे से, तो उसी को क्या कह दिया जाता है, समीक्षा। ठीक, अपने शब्दों में व्याख्या करो, उस कंसेप्ट से आपके दिमाग पे उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है वो हो गया। तो बेसिकली 4-5 टेल्स होती है, बनाने को तो कई सारी बन जाएगी, लेकिन बेसिक 4 ही 5 होती है। एक व्याख्या हो जाती है, एक आलोचना हो जाती है, एक समालोचना हो जाती है, तो इस तरह से 4-5 टेल बनती है। तो टेल पर भी ध्यान रखना होगा। ठीक, तो ये अब ये तो आसान हो जाता है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप करंट अफेयर से भी जब अवेयर रहोगे, और वो करंट, मान लो अभी तक आप जान रहे थे रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं, कब से लड़ रहा है, इतने दिन से लड़ रहा है, यही सब जान रहे हो। वहाँ का राष्ट्रपति ये, यहाँ का प्रधानमंत्री ये, बातचीत हुई नहीं सॉल्व हुआ, नाटो का भी सहयोग नहीं मिला, भारतीय के प्रधानमंत्री ने, यही सब सुन रहे हो। लेकिन सवाल क्या पूछा जाता है, पुराने से जब उसको टच कराएगा तब क्या होगा, ये थोड़ा क्या हो जाता है, कष्टदायी हो जाता है दोनों को आपस में। भाई पास की चीजों को मिलाना क्या है, आसान है। जैसे हमने थोड़ा टेढ़ा मिलवा दिया आपसे पहला ही सवाल कि औद्योगिक क्रांति और भारत की राजनीतिक व्यवस्था, आसान क्वेश्चन नहीं था, ठीक, लेकिन हमने उसको समझाया, कुछ लोगों ने ट्राई किया, कुछ का आंसर ट्रैक से हट गया, कुछ का आ रहा था, तो बेटर या बेस्ट वाले में नहीं हुआ, लेकिन कुछ का क्या हुआ, गलत चला गया, कोई बात नहीं। कुछ का आंसर क्या हो रहा था, आ रहा था ट्रैक पे, तो लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, आपको पूरी व्याख्या करके समझा दिया। होमवर्क भी है आपका, तो उसको आप कल करके भी ले आइएगा, छोटा बड़ा दोनों तरह से लेके जाइएगा। चेक करने का टाइम नहीं रहता है इतने लोगों का, 2-4 का चेक भी कर लेंगे, और फिर उसको एक बार और बता देंगे, अपने को क्या कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। और कल से पढ़ना कैसे है बता ही दिए, टॉपिक लिखा जाएगा, उससे रिलेटेड जो बातें हैं, फैक्ट कम ही रहता है, कंसेप्ट ज़्यादा रहेगा, वो बता देंगे, और फिर उसके पॉइंटर लिखवा देंगे, और फिर उसके क्वेश्चन करा देंगे, तब वो टॉपिक आपके जाके कंप्लीट होगा इस तरह से। ठीक, कुछ और दिमाग में आ रहा हो पूछ लीजिए, कोई और सवाल जवाब दिमाग में आ